जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल D2M स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लूसेंट का जो सीरीज स्टार्ट किया है ऑब्जेक्टिव बुक का, तो दोस्तों हमने प्राचीन भारतीय इतिहास से स्टार्ट किया है और ये आपका दूसरा टॉपिक है ऐतिहासिक स्रोत। तो ऐतिहासिक स्रोत से जो भी आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों, आज का जो आपका पहला प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका? बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाला स्रोत को कहा जाता है। तो बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपसे पूछा गया है। पहला कथन आपका दिया गया है कि साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों बता दो कि साहित्यिक स्रोत की तुलना में अगर बात की जाए तो पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं, जो आपके खुदाई करके निकाले गए जो स्रोत होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रमाणित माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो दोस्तों आपके प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जो जानकारी दी गई है वो दोस्तों ऋग्वेद में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। दोस्तों बात करें ऋग्वेद, तो दोस्तों ये सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसमें बात करें तो दोस्तों इसमें आपके 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। वहीं दोस्तों बात करें यजुर्वेद, तो यजुर्वेद दोस्तों ये आपके यज्ञ के समय जो नियम होते हैं, यानी कि बलि के समय जो मंत्र उच्चारण किए जाते हैं, उसका उल्लेख दोस्तों यजुर्वेद में है। और दोस्तों ये एकमात्र ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। सामवेद दोस्तों इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और इसी में दोस्तों सारे गामा पादा निसा जो है इसके बारे में जिक्र सामवेद में किया गया है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। वहीं दोस्तों बात करें अथर्ववेद, तो दोस्तों अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित इस अथर्ववेद में जादू, टोना, पाप, वशीकरण के बारे में जिक्र किया गया है और ये सबसे बाद में जोड़ा गया वेद है अथर्ववेद। अगर दोस्तों हम बात करें ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। ये भी बातें आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम प्रश्न संख्या जो है 4 को देखेंगे। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 4 आप देख पा रहे होंगे। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो श्रुति ग्रंथ का अंग दोस्तों कौन सा नहीं माना जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पुराण। क्या हो जाएगा? पुराण। और दोस्तों बात करें पुराणों के रचयिता दोस्तों लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्र सर्वा को माना जाता है। और अगर बात करें पुराणों की संख्या, तो पुराणों की संख्या टोटल 18 है और सबसे पुराना जो पुराण है वो दोस्तों आपका मत्स्य पुराण है। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण है, जिसका संबंध आंध्र सातवाहन वंश से है। वहीं दोस्तों हम बात करें वायु पुराण, तो वायु पुराण का संबंध दोस्तों गुप्त वंश से है। किससे है? गुप्त वंश से है। इसके बाद दोस्तों बात करें हम उपनिषद की संख्या दोस्तों कितना है? 108 उपनिषद है। इसके बाद दोस्तों आपको संहिता, आप सभी को पता होगा संहिता किसे कहा जाता है। आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं संहिता के बारे में अगर आप कुछ जानते हैं तो। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 5 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है, यानी कि विश्व में नहीं पाया जाता है। तो ये दोस्तों कौन सा ग्रंथ दावा करता है? तो महाभारत। कौन करता है? महाभारत। आप सभी को पता होगा महाभारत में दोस्तों ये दावा करता है कि जो ग्रंथ में, यानी कि जो महाभारत में दिया गया है वही पूरे विश्व में है और जो महाभारत में नहीं दिया गया है वो पूरे विश्व में नहीं है। और दोस्तों आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि महाभारत किसके द्वारा लिखा गया था। और दोस्तों बात करें महाभारत, तो महाभारत का युद्ध जो चला था वो दोस्तों टोटल 18 दिनों तक युद्ध चला था। अगला आपका 6 नंबर प्रश्न दिया गया त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो दोस्तों बता दो कि त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है ये दोस्तों बौद्धों का है। किसका है? बौद्धों का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें हम जैन धर्म के संस्थापक दोस्तों कौन है? ऋषभदेव। बौद्ध धर्म के संस्थापक आप सभी को पता होगा
गौतम बुद्ध ही हैं और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव हैं। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 7 दिया गया है, जातक किसका ग्रंथ है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जातक दोस्तों ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित किया गया है जातक के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों आपका जो है प्रश्न संख्या 8 दिया गया है। क्या है दोस्तों प्रश्न संख्या 8? प्रश्न संख्या 8 दिया गया है कि मिलिंद पन्हो मिलिंद के प्रश्न और राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है? ये दोस्तों मिलिंद पन्हो, तो दोस्तों ये आपका नागसेन और मिलिंद के बीच दोस्तों संवाद हुआ था। इन्हीं का पुस्तक है मिलिंद पन्हो के नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों बौद्ध भिक्षु के मध्य हुआ था, किसके बीच? तो नागसेन के बीच हुआ था। किसके बीच? नागसेन और मिलिंद के बीच। अगला आपका प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र दोस्तों इसकी तुलना मैकियावेली से की गई है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 10 दिया गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये दोस्तों राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला है। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 11 दिया गया है कि कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन के द्वारा लिखा गया जो पुस्तक था वो दोस्तों कौन था? राजतरंगिणी। क्या था? राजतरंगिणी। और इसमें दोस्तों कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 12 दिया गया है कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों बता दो कि अष्टाध्यायी जो है ये दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? तो पाणिनि के द्वारा। किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा। और ये दोस्तों व्याकरण की पहली पुस्तक है पाणिनि। अष्टाध्यायी जो है ये दोस्तों हिंदी व्याकरण की पहली पुस्तक है और इसकी किसके द्वारा लिखा गया है? तो पाणिनि के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम प्रश्न संख्या 13 को देखेंगे। प्रश्न संख्या जो है आपका 13 दिया गया है। प्रश्न संख्या आपका 13 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? महाभाष्य के रचनाकार नाम है, यानी कि महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पतंजलि। कौन है? पतंजलि। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आपका 14 नंबर प्रश्न दिया गया है कि कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र, क्या है आपका? मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था। तो दोस्तों इस नाटक का जो नायक था वो दोस्तों कौन था? अग्निमित्र था। कौन था? अग्निमित्र। और ये कालिदास के द्वारा लिखा गया था मालविका अग्निमित्रम। अगला दोस्तों इसके अलावा दोस्तों मेघदूतम, रघुवंशम ये सारे लिखे गए थे। अगला आपका हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों बता दो कि हर्षचरित जो लिखा गया था ये वाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी राइट है। अगला आपका है विक्रमाचरित्र के रचनाकार का नाम है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिलहन। क्या हो जाएगा? बिलहन है। अगला आपका 17 नंबर प्रश्न है, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। तो चंद्रबरदाई के द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो दोस्तों है पृथ्वीराज रासो। क्या था? पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों आपका प्रश्न संख्या जो है 18 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला जो है प्रथम इतिहासकार था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। क्या हो जाएगा? हेरोडोटस। और इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। 19 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो सबसे पहले दौरा किया था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया जो पुस्तक था वो दोस्तों इंडिका था। वहीं दोस्तों फाहियान दोस्तों ये चीनी यात्री था और ये दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। वेनसांग ये भी दोस्तों चीनी यात्री था जो कि दोस्तों ये जो हैं ये आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। इतिसंग भी दोस्तों चीनी यात्री है। अगला आपका प्रश्न संख्या 20 दिया गया, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मैंने जस्ट बताया मेगास्थनीज के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक था वो इंडिका था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों 21 नंबर प्रश्न दिया गया, जियोग्राफिया की रचना किसने की? तो दोस्तों बता दो कि जियोग्राफिया की रचना दोस्तों स्ट्रैबो ने किया था। किसने? स्ट्रैबो। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 22 नंबर प्रश्न है,
प्लिनी की पुस्तक का नाम है? तो प्लिनी की जो पुस्तक का नाम है वो दोस्तों नेचुरल हिस्टोरी का है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 23 दिया गया है, पेरिप्लस ऑफ एथेरियन सी की रचना किसने की? तो दोस्तों आपका पेरिप्लस ऑफ एथेरियन सी की रचना दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो अज्ञातनामा यूनानी लेखक के द्वारा। ऑप्शन डी राइट है। अगला आपका है फहियान कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों बता दो कि फहियान जो था ये दोस्तों चीन का निवासी था, जो कि दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। 25 नंबर प्रश्न है, फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जस्ट हमने बताया चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका 26 नंबर प्रश्न दिया गया कि हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो मैंने बताया था कि हर्षवर्धन के समय दोस्तों कौन आए थे? ह्वेनसांग। कौन? ह्वेनसांग। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और हम 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 27 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पाल। अगला आपका है अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनबी। क्या हो जाएगा? महमूद गजनबी। 29 नंबर प्रश्न दिया गया यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यात्री जो इब्न बतूता था ये दोस्तों मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 30 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता दोस्तों किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम प्रश्न संख्या 31 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 31 दिया गया है कि फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। क्या हो जाएगा? देवराय द्वितीय। अगला आपका है 32 नंबर प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों कब किया गया? तो दोस्तों 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला आपका भारतीय पुरातत्व का जनक यानी कि द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 34 दिया गया, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता के जो सर्वप्रथम खोजकर्ता था वो दोस्तों दयाराम साहनी था। और कब खोजा गया? 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी में। वहीं दोस्तों बात करें 1922 ईस्वी में तो दोस्तों मोहनजोदाड़ो की खोज की गई थी। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। अगला आपका 35 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की 3 खोज किस वर्ष में हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 में। मैंने जस्ट बताया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 1922 में दोस्तों मोहनजोदाड़ो की खोज हुई। किसके द्वारा? तो राखलदास बनर्जी के द्वारा। और मोहनजोदाड़ो को दोस्तों सिंधी भाषा में क्या कहा जाता है? तो मृतकों का टीला भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 36 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो पहला दोस्तों हो जाएगा दयाराम साहनी और दूसरा राखलदास बनर्जी। इसे शॉर्ट में आरडी बनर्जी भी कहते हैं। अगला आपका हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो दोस्तों प्रभारी जो थे वो दोस्तों कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका है न्यूमिस्मेटिक क्या है? तो दोस्तों स्टडी ऑफ कॉइन दोस्तों न्यूमिस्टिक होता है यानी कि सिक्के का अध्ययन बोल सकते हैं। यानी कि दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सिक्के एवं धातुओं का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? तो न्यूमिस्टिक्स कहलाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 39 नंबर प्रश्न है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि? तो दोस्तों ये किस लिए है? तो वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताएं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। अगला आपका 40 नंबर प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो 1837 में पढ़ा था दोस्तों। कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप। जेम्स प्रिसेप। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में भाषा एवं लिपि में लिखी गई है? तो अधिकांश जो लिखी गई है वो दोस्तों प्राकृत और ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भाषा दोस्तों प्राकृतिक है और लिपि दोस्तों ब्राह्मणी है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 42 दिया गया है कि कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर ए कुना कंधार से। अगला 43 नंबर प्रश्न है, अशोक के मनसेहरा यानी कि पाकिस्तान के सवाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खरोष्टी। क्या हो जाएगा? खरोष्टी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 44 दिया गया है। 44 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खरोष्टी। अगला आपका है हेलियोडोरस का विषनगर अभिलेख संदर्भित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केवल वासुदेव से। अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख। क्या हो जाएगा? हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला आपका सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शक क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा, ऑप्शन बी राइट है। 48 नंबर प्रश्न दिया गया कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन के। अगला आपका है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन बी राइट है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों 50 नंबर प्रश्न दिया गया है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? क्या बोला गया कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रयाग के। अगला आपका है प्रयाग प्रस्ती अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? हरिसेन दोस्तों किस शासक के दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का, ऑप्शन ए राइट है। अगला आपका मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो चतुर्थ सदी में, ऑप्शन सी राइट है। अगला आपका है दिल्ली के महरौली में कुवैत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? तो दोस्तों ये किसकी स्मृति है? तो चंद्र का। किसका है? चंद्र का, ऑप्शन बी राइट है। अगला आपका प्रश्न संख्या 54 दिया गया सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों इसका जो उल्लेख जो है ये दोस्तों एरन अभिलेख से मिलता है, जिसके लेखक भानुगुप्त हैं। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरन अभिलेख का संबंध दोस्तों भानुगुप्त से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपका है एहोल प्रस्ती के रचयिता रवि कृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिन द्वितीय। क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय ने ही दोस्तों हर्ष को हराया था। किसे हराया था? हर्ष को हराया था नर्मदा नदी के तट पे। अगला आपका 57 नंबर प्रश्न है कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुई संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी दोस्तों कहाँ से मिलती है? तो एहोल अभिलेख से, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला आपका कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एहोल के उत्कीर्ण लेख में। अगला आपका अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राक कथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा की सूत्रपात किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राज प्रथम। क्या हो जाएगा? राजा प्रथम, ऑप्शन बी। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 59 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जस्ट अभी रिपीट हुआ है। अगला आपका कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर मेरूर। अगला आपका भारत में सिक्के का प्रचलन कब आरंभ हुआ? तो सिक्के का प्रचलन दोस्तों 600 ईसा पूर्व में। अगला आपका प्रश्न है भारत के प्राचीनतम मुद्रा का नाम क्या है? तो भारत के जो प्राचीनतम मुद्रा है उसे दोस्तों आहत सिक्के कहते हैं। क्या कहते हैं? आहत सिक्के, और इसे संस्कृत में कासार्पण कहा जाता है। 63 नंबर प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं दोस्तों कुषाणों के द्वारा चलाया गया। अगला आपका प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? तो सोने के शुद्ध सिक्के दोस्तों किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? गुप्तों के द्वारा, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 65 दिया गया है। 65 है कि सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो दोस्तों शीशे के बने थे, शीशा, ऑप्शन नंबर ए राइट है। और शीशा दोस्तों ईरान से मंगाते थे। अगला आपका 66 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो बड़े पैमाने पर जो स्वर्ण मुद्राएं चलाए थे वो दोस्तों किसने
चलाए थे? ग्रीक वासियों ने, कुषाण शासकों ने, मौर्यों ने, शुंगों ने? तो दोस्तों कुषाणों के शासकों ने। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला है 67 नंबर पर, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो दोस्तों गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला आपका है निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? तो दोस्तों किस जो है स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अरिकमेडु, ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका दोस्तों ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए, यानी कि वहाँ पे जो शैल है यानी कि पत्थर है उस पे दोस्तों चित्रकारी किया गया है, इसके लिए ये फेमस है। 70 नंबर आपका प्रश्न दिया गया, प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? तो स्वर्ण भूमि के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है अंकोरवाट कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया, ऑप्शन नंबर डी। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? तो नेचुरल हिस्ट्री दोस्तों किस भाषा में रचित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लैटिन भाषा। कौन सा भाषा हो जाएगा? लैटिन भाषा आपका हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न दिया गया चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो ये दोस्तों अरबी भाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे बढ़ेंगे। अगला आप दोस्तों प्रश्न संख्या 74 दिया गया है। 74 नंबर आपका प्रश्न दिया गया, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तीय, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो ये व्यवसाय दोस्तों मागध का था। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला आपका चीनी यात्री सयुगन ने भारत यात्रा की। तो चीनी यात्री जो सयुगन था ये भारत दोस्तों 518 से 522 ईस्वी में यात्रा किया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला आपका है 76 नंबर प्रश्न, महाभारत युद्ध के लिए 3101 यानी कि 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख में। अगला आपका है 77 नंबर प्रश्न दिया गया है कि रवातक अभिलेख संबंधित है। तो रवातक अभिलेख जो है ये संबंधित है कनिष्क से। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला आपका भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है। 79 नंबर आपका प्रश्न है किसने ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों का उद्वाचित किया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जेम्स प्रीसम। किसने? जेम्स प्रीसम 1837 ईस्वी में। अगला आपका है चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो चचनामा जिसको लेखक अली अहमद है और इसका अनुवाद दोस्तों फारसी में किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महमूद अली बिन अबू बकर कुफी। ऑप्शन सी राइट है। तो दोस्तों ये आपका ऐतिहासिक जो काल था, यानी कि दोस्तों इसमें टोटल 80 प्रश्न थे, जो कि दोस्तों मैंने 80 प्रश्न आपके कंप्लीट करवा दिए हैं। अगले वीडियो में दोस्तों हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।